बहुत समय पहले की बात है। ईतनगर के राजा सोनभद्र एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। शिकार के जोश में वे अपने सिपाहियों और साथियों से बहुत दूर निकल गए। दोपहर बीतते ही मौसम अचानक बिगड़ गया। आंधी, तूफान और घना कोहरा छा गया। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। राजा के सारे सिपाही और साथी बिछड़ चुके थे। दिन ढलते ही राजा को वापस महल लौटने की चिंता सताने लगी, लेकिन वो रास्ता भटक चुके थे। जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था और इस हालत में किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं थी। मजबूरन उन्हें जंगल में ही रात गुजारनी पड़ी। चलते चलते उन्हें एक जगह से हल्का सा धुआं उठता दिखा। उम्मीद की एक किरण जगाते हुए राजा उस दिशा में बढ़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक झोपड़ी देखी। राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, मैं एक मुसाफिर हूँ, बाहर मौसम बहुत खराब है, क्या मुझे आश्रय मिल सकता है? कुछ देर बाद दरवाजा खुला। बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वो राजा को पहचान नहीं पाया। उसने बड़े आदर से राजा को भीतर बुलाया। बूढ़े लकड़हारे की एक जवान और सुंदर बेटी भी थी, पर उसकी आंखों में मेहमान के लिए इज्जत साफ दिख रही थी। दोनों बाप बेटी जंगल में रहते थे। लकड़हारा नगर में लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। उस रात उस लड़की ने राजा के लिए बहुत सादगी से खाना बनाया। दाल, मोटी रोटी और थोड़ा गुड़। साधारण भोजन होते हुए भी उसका स्वाद राजा को बहुत भाया। उसके बाद उन्होंने राजा के लिए आरामदायक बिस्तर लगाया और सादगी से उनकी सेवा की। रात बीत गई। सुबह हुई तो राजा ने उन दोनों का आभार जताया और महल लौट आए, लेकिन उनके मन में उस सुंदर सादगी भरी लड़की की याद रह गई जिसने एक परदेसी समझकर इतनी सेवा की थी। कुछ ही दिनों बाद राजा की शादी नगर के मंत्री की बेटी से तय होनी थी, लेकिन जब राजा ने उसकी घमंडी और स्वार्थी प्रवृत्ति देखी तो उन्होंने साफ मना कर दिया और फैसला किया कि वो जंगल में रहने वाली उस लकड़हारे की बेटी से विवाह करेंगे। राजा का यह निर्णय प्रजा के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। आखिरकार उस जंगलवासी लड़की से विवाह करके राजा उसे अपनी रानी बनाकर महल ले आए। शादी के बाद दोनों का जीवन बेहद शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण था। वक्त बीतता गया। एक साल बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और दूसरे साल एक और बेटी का जन्म हुआ। अब राजा की 2 बेटियां थीं। इसी बीच मंत्री, जिसकी बेटी से राजा की शादी टूट चुकी थी, ईर्ष्या और बदले की आग में जलने लगा। उसने एक भयानक षड्यंत्र की योजना बनाई। सेनापति और दरबार के अन्य मंत्रियों को साथ लेकर उसने धोखे से एक रात रानी के कमरे में जहरीला सांप छोड़ दिया। रानी की सांप के डसने से मौत हो गई। राजा गहरे शोक में डूब गए, लेकिन उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। मंत्री ने जब देखा कि राजा अब भी दूसरी शादी नहीं कर रहे, तो उसने रसोइयों को मिला लिया और राजा के खाने में जहर मिला दिया। कुछ ही दिनों में राजा की भी मृत्यु हो गई। अब सत्ता मंत्री के हाथ में आ गई, लेकिन राजा की एक पुरानी वफादार दासी सब कुछ देख रही थी। उसने समझ लिया कि मंत्री जल्द ही राजकुमारियों को भी मरवा देगा। रात के अंधेरे में वो दासी दोनों राजकुमारियों को लेकर कहीं दूर निकल गई। बारिश हो रही थी, रास्ते कीचड़ से भरे थे, लेकिन उसके पांव डगमगाए नहीं। वह जानती थी कि अगर अब जरा भी चूकी तो उन मासूम बच्चियों की जान पर बन आएगी। वह उन्हें लेकर एक गहरे जंगल में पहुंच गई, जहां उसकी एक बूढ़ी रिश्तेदार अकेली झोपड़ी में रहा करती थी। उसने सारी सच्चाई उस महिला को बताई और वहीं रहकर दोनों बच्चियों का पालन पोषण करने लगी। समय बीतता गया। राजकुमारियां धीरे धीरे बड़ी होती गईं। वे साधारण कपड़े पहनती, लकड़ियां चुनती, नदी से पानी लाती, परंतु उनकी चाल, स्वभाव और आंखों की चमक में एक अलग ही शान थी। बड़ी राजकुमारी शांत, सौम्य और ममतामयी थी, जबकि छोटी तेज, चतुर और बहुत ही निडर। दासी उन्हें पढ़ाती, उन्हें नैतिकता और न्याय की बातें सिखाती। वह अक्सर कहती, तुम साधारण नहीं हो बेटियां, तुम्हारा खून रॉयल है और एक दिन यह दुनिया तुम्हारी सच्चाई जरूर जानेगी। एक दिन बूढ़ी दासी बहुत बीमार पड़ गई। उसने दोनों बहनों को अपने पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, अब शायद मेरी यात्रा पूरी हो चली है। सुनो बच्चियों, अब वक्त आ गया है कि तुम जानो कि तुम कौन हो। तुम प्रीत नगर की असली राजकुमारियां हो। तुम्हारे माता पिता को धोखे से मारा गया, तुम्हारा महल तुमसे छीन लिया गया। दोनों बहनों की आंखों में आंसू भर आए, पर अब वे कमजोर नहीं थीं। कुछ ही दिनों बाद दासी चल बसी। अब वे दोनों अकेली थीं, पर अड़िग। इसी बीच प्रीत नगर में एक नया राजकुमार, पड़ोसी राज्य का युवराज, शिकार के बहाने जंगल आया। संयोग से वो उसी झोपड़ी के पास पहुंचा
जहां बहनों का निवास था। वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। प्यार, पहचान, साजिश और न्याय की एक ऐसी यात्रा जहां खोई हुई विरासत को फिर से पाने के लिए बहनों को अपना सब कुछ दांव पर लगाना था। जंगल की झोपड़ी में युवराज अर्जुन ने पहली बार सुरेखा और सिया को देखा। उन्हें इंस्टेंटली लगा कि वे साधारण नहीं हैं। सुरेखा की गरिमा और सिया की निर्भीकता देखकर वह प्रभावित हुआ। धीरे धीरे बातों में सच्चाई सामने आई। राजकुमार, सिया बोली, अगर कोई गलत इंसान गद्दी पर हो तो क्या उसे हटाना बगावत है या न्याय? हाँ, अन्याय हो वहां उसे गिराना धर्म है। अर्जुन ने जवाब दिया। तीनों ने मिलकर प्रीत नगर को मुक्त करने की योजना बनाई। गुप्त प्रवेश और विद्रोह। रेखा और सिया व्यापारियों के कारवां के साथ छुपकर नगर पहुंची। सिया ने सैनिकों में जगह बनाई। रेखा ने आश्रम में जन सेवा शुरू की। जनता धीरे धीरे उन्हें पहचानने लगी। वहीं महल में बैठा कपटी सेनापति डरने लगा। उसने उन्हें पकड़ने फौज भेजी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने अपनी सेना के साथ खुला समर्थन दिया। 3. अंतिम युद्ध और न्याय की स्थापना। महल के द्वार पर सिया ने शपथ ली, तो न्याय लौटेगा या मैं मिट जाऊंगी। भीषण युद्ध हुआ। सिया की तलवार ने सेनापति को पराजित किया। सुरेखा जनता के बीच आशा बनी रही। दरबार में दोनों बहनों ने अपनी असली पहचान बताई। प्रजा रो पड़ी। सिंहासन सुरेखा को मिला। सिया बनी सेनापति, अर्जुन बना उनका साथी।